दोस्तों, जब भी चीन का नाम लिया जाता है तो आंखों के सामने एक ऐसी तस्वीर उभरती है जिसे देखकर लगता है कि मानो भविष्य आज ही धरती पर उतर आया हो। आसमान को छूती गगनचुंबी इमारतें, हजारों किलोमीटर तक दौड़ती बुलेट ट्रेन, सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक कार, एआई और रोबोट से चलती फैक्ट्रियां और ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाती है। चीन की सरकार भी दुनिया को लगभग यही तस्वीर दिखाती है, एक ऐसा देश जो हर दिन नई ऊंचाई छू रहा है, जहां इकोनॉमी लगातार बढ़ रही है, जहां हर तरफ डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है, जहां हर आदमी अमीर होता जा रहा है और जहां भविष्य पहले ही पहुंच चुका है। लेकिन अब जरा एक सवाल पूछिए, अगर चीन सचमुच इतना परफेक्ट है तो फिर वहां के करोड़ों युवा नौकरी को लेकर परेशान क्यों हैं? अगर सब कुछ इतना शानदार है तो हजारों करोड़ रुपए खर्च करके बनाए गए पूरे शहर आज भी खाली क्यों पड़े हैं? अगर इकोनॉमी इतनी मजबूत है तो रियल एस्टेट सेक्टर कई सालों से संकट में क्यों फंसा हुआ है? अगर भविष्य इतना सुरक्षित है तो वहां की आबादी लगातार घट क्यों रही है? और अगर वहां सब कुछ ठीक चल रहा है तो चीन अपनी असली तस्वीर दुनिया को खुलकर क्यों नहीं दिखाता? यही वे सवाल हैं जिनके जवाब अक्सर चमकती हुई इमारतों के पीछे छिप जाते हैं। दोस्तों, किसी भी देश को सिर्फ उसकी सबसे ऊंची इमारत देखकर नहीं समझा जा सकता। किसी देश की असली कहानी उसके आम लोगों की जिंदगी में छिपी होती है, उनकी कमाई में, उनके रोजगार में, उनके भविष्य में। और इसी वजह से आज हम चीन की उस रियलिटी चेक पर बात करेंगे जो सरकारी प्रचार में बहुत कम दिखाई देती है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम चीन के विकास की उस दूसरी कहानी को समझेंगे जिसमें चमक भी है और संकट भी, ताकत भी है और कमजोरियां भी। ऐसे आंकड़े भी हैं जिन्हें खुद चीन ने जारी किया है और ऐसे सवाल भी हैं जिन पर पूरी दुनिया बहस कर रही है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत तक पहुंचते पहुंचते शायद चीन को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाए। दोस्तों, पिछले करीब 40 साल में चीन ने जो किया वैसा इतिहास में बहुत कम देशों ने किया है। एक समय था जब चीन को दुनिया का गरीब देश माना जाता था, लेकिन फिर वहां बड़े स्तर पर फैक्ट्री बनी, एक्सपोर्ट बढ़ा, विदेशी कंपनियां आईं, करोड़ों लोगों को काम मिला और देखते ही देखते चीन दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग पावर बन गया। दुनिया भर के बाजार चीन में बने सामान से भरने लगे। खिलौने हों, कपड़े हों, मोबाइल हों, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो या रोजमर्रा की जरूरत की चीजें, लगभग हर जगह मेड इन चाइना लिखा दिखाई देने लगा। बस यहीं से शुरू हुआ चीन का इकोनॉमिक बूम। सरकार ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए, नई सड़कें बनी, विशाल पुल बने, नई मेट्रो लाइन बिछी, बुलेट ट्रेन का ऐसा नेटवर्क तैयार हुआ जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। कुछ ही वर्षों में चीन ने हजारों किलोमीटर लंबा हाई स्पीड रेल नेटवर्क खड़ा कर दिया। दुनिया ने कहा यही है भविष्य। लेकिन यहीं से शुरू हुई उस कहानी की दूसरी परत, क्योंकि जब किसी देश में डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है तो कई बार वह जरूरत से ज्यादा कंस्ट्रक्शन भी करने लगता है। चीन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सरकार और स्थानीय प्रशासन ने लाखों नए फ्लैट बनवा दिए, नई टाउनशिप तैयार कर दी गई, पूरे शहर बसाने की योजना बना दी गई। कागज पर सब कुछ शानदार दिखाई दे रहा था, लेकिन जब लोग वहां रहने ही नहीं पहुंचे तो वही शहर धीरे धीरे गोस्ट सिटी कहलाने लगे। आज भी चीन के कई इलाकों में ऐसी कॉलोनियां मौजूद हैं जहां सैकड़ों ऊंची इमारतें खड़ी हैं, हजारों फ्लैट बने हुए हैं, चौड़ी सड़कें भी हैं, स्ट्रीट लाइट भी जलती हैं, पार्क भी बने हैं, लेकिन वहां रहने वाले लोग बहुत कम हैं। दूर से देखने पर लगता है कि यह किसी मॉडर्न सिटी का नजारा है, लेकिन जैसे ही अंदर पहुंचते हैं वहां सन्नाटा दिखाई देता है। सोचिए, एक ऐसा शहर जहां मकान है लेकिन परिवार नहीं, सड़कें हैं लेकिन ट्रैफिक नहीं, बाजार हैं लेकिन ग्राहक नहीं। यही वजह है कि चीन का रियल एस्टेट मॉडल आज सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है। कुछ लोग कहते हैं कि ये शहर भविष्य की आबादी को ध्यान में रखकर बनाए गए थे, जबकि कई आर्थिक विशेषज्ञ मानते हैं कि जरूरत से ज्यादा कंस्ट्रक्शन और लगातार बढ़ते कर्ज ने इस सेक्टर को कमजोर कर दिया। सच चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि पिछले कुछ वर्षों में चीन का प्रॉपर्टी सेक्टर गंभीर दबाव में रहा है। कई बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज भारी कर्ज में डूब गईं, कई हाउसिंग प्रोजेक्ट अधूरे रह गए। लाखों ऐसे परिवार सामने आए जिन्होंने वर्षों तक ईएमआई भरी, लेकिन उनका घर पूरा ही नहीं बन पाया। जरा सोचिए उस परिवार के बारे में जिसने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई एक फ्लैट खरीदने में लगा दी हो, बैंक से लोन लिया हो, हर महीने किस्त भरी हो, और फिर अचानक पता चले कि जिस इमारत में उसका घर बनने वाला था उसका काम ही रुक गया। यही दर्द चीन के हजारों नहीं बल्कि लाखों परिवारों ने महसूस किया। यहीं से लोगों का भरोसा भी डगमगाने लगा। किसी भी इकोनॉमी में रियल एस्टेट सिर्फ मकान बनाने का कारोबार नहीं होता, उससे बैंक जुड़े होते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जुड़ी होती है, लाखों मजदूर जुड़े होते हैं, सीमेंट, स्टील और ट्रांसपोर्ट जैसे दर्जनों सेक्टर जुड़े होते हैं। जब इतना बड़ा सेक्टर कमजोर पड़ता है तो उसका असर पूरी इकोनॉमी पर दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों से चीन की सरकार लगातार इस सेक्टर को संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन चुनौती अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। और अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने चीन के भविष्य को लेकर सबसे ज्यादा चिंता बढ़ाई है, वो है वहां का युवा। एक समय था जब चीन का युवा दुनिया की सबसे बड़ी ताकत माना जाता था। करोड़ों युवा फैक्ट्री में काम करते थे, नई कंपनियां खुल रही थीं, एक्सपोर्ट बढ़ रहा था, नौकरी के मौके लगातार बढ़ रहे थे।
लेकिन आज तस्वीर पहले जैसी नहीं है। आज लाखों पढ़े लिखे युवा डिग्री लेकर नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं। सरकार के अपने आंकड़े बताते हैं कि युवा बेरोजगारी पिछले कुछ वर्षों में एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई। 2026 में 16 से 24 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर लगभग 15.6% दर्ज की गई। यानी हर 100 युवाओं में लगभग 16 युवा ऐसे हैं जिन्हें अपनी पढ़ाई के मुताबिक रोजगार नहीं मिल पाया। अब कोई कह सकता है कि 15% कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन जब बात चीन जैसे विशाल देश की हो, जहां करोड़ों युवा नौकरी के बाजार में आते हैं, तब यह प्रतिशत लाखों नहीं बल्कि करोड़ों जिंदगियों को प्रभावित करता है। और यही वजह है कि आज चीन का युवा पहले की तुलना में भविष्य को लेकर ज्यादा असमंजस में दिखाई देता है। यानी जिस देश की पहचान कभी 24 घंटे काम करने वाली इकोनॉमी से होती थी, वहीं अब कुछ युवा लगातार बढ़ती कंपटीशन से दूरी बनाने लगे हैं। यही बदलाव बताता है कि चीन के सामने चुनौती सिर्फ नौकरी की नहीं बल्कि उम्मीदों की भी है। लेकिन दोस्तों, अभी आपने सिर्फ शुरुआत देखी है, क्योंकि चीन की सबसे बड़ी मुश्किल न गोस्ट सिटी है, न रियल एस्टेट क्राइसिस और न ही बेरोजगारी। असली संकट तो अब शुरू होता है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि किसी देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना, उसकी मिसाइलें या उसकी ऊंची इमारतें होती हैं, तो जरा इस बात पर गौर कीजिए। किसी भी देश की असली ताकत उसकी काम करने वाली आबादी होती है। वही लोग फैक्ट्री चलाते हैं, वही टैक्स भरते हैं, वही नई कंपनियां बनाते हैं, वही इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अब चीन के सामने सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो गया है। अगर काम करने वाले लोग ही कम पड़ने लगे तो फिर इतनी बड़ी इकोनॉमी को आगे कौन लेकर जाएगा? यहीं से शुरू होती है चीन की सबसे गंभीर चुनौती। कुछ दशक पहले चीन की सरकार को डर था कि देश की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। सरकार को लगा कि अगर जन्म दर ऐसे ही बढ़ती रही तो भविष्य में खाने, रहने, रोजगार और संसाधनों पर भारी दबाव आ जाएगा। इसी सोच के साथ लागू हुई मशहूर वन चाइल्ड पॉलिसी, यानी ज्यादातर परिवार सिर्फ एक ही बच्चा पैदा कर सकते थे। उस समय सरकार ने इसे विकास के लिए जरूरी फैसला बताया। कई लोगों ने इसकी तारीफ भी की, क्योंकि चीन की आबादी पर कुछ हद तक नियंत्रण जरूर हुआ। लेकिन हर फैसले की एक कीमत होती है। उस समय जो फैसला सही लग रहा था, वही आज चीन के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन चुका है। आज हालत ये है कि चीन में बच्चे पहले से बहुत कम पैदा हो रहे हैं। सरकार ने पहले एक बच्चे की सीमा हटाई, फिर 2 बच्चों की अनुमति दी, बाद में 3 बच्चों को भी मंजूरी दे दी। कई शहरों में आर्थिक सहायता देने जैसी योजनाएं भी शुरू हुई। लेकिन इसके बावजूद लोग ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर रहे। आखिर क्यों? कारण सीधा है। आज चीन के बड़े शहरों में जिंदगी बेहद महंगी हो चुकी है। घर खरीदना आसान नहीं, बच्चों की पढ़ाई महंगी, इलाज महंगा, रोजमर्रा का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बहुत से युवा सोचते हैं कि एक बच्चे की जिम्मेदारी ही मुश्किल है, तो 2 या 3 बच्चों की परवरिश कैसे करेंगे? यानी सरकार ज्यादा बच्चे चाहती है, लेकिन लोग इसके लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि चीन की आबादी लगातार घट रही है। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। चीन की आधिकारिक जनगणना के अनुसार 2025 में लगातार चौथे साल देश की कुल आबादी घटी। सिर्फ एक साल में लगभग 34 लाख लोगों की कमी दर्ज की गई। वहीं जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या घटकर करीब 79 लाख रह गई, जो कई दशकों का सबसे निचला स्तर माना गया। अब ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसके पीछे छिपा है आने वाले समय का बहुत बड़ा खतरा। आज चीन में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। दूसरी तरफ युवा आबादी लगातार कम हो रही है। मतलब आने वाले वर्षों में काम करने वाले लोग कम होंगे, लेकिन पेंशन लेने वाले और इलाज की जरूरत वाले बुजुर्ग ज्यादा होंगे। यानी सरकार पर खर्च बढ़ेगा और कमाने वाले हाथ घटेंगे। किसी भी देश के लिए यह बहुत बड़ी आर्थिक चुनौती होती है। यही कारण है कि दुनिया के कई अर्थशास्त्री चीन की पॉपुलेशन क्राइसिस को उसकी सबसे गंभीर समस्या मानते हैं। अब यहाँ एक और दिलचस्प सवाल उठता है, अगर इंसान कम हो रहे हैं तो फैक्ट्री कौन चलाएगा? यही वजह है कि चीन आज रोबोट और एआई पर अरबों डॉलर खर्च कर रहा है। आज चीन दुनिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल रोबोट मार्केट में शामिल है। नई फैक्ट्रियों में इंसानों की जगह धीरे धीरे मशीनें ले रही हैं। असेंबली लाइन पर रोबोट काम कर रहे हैं, वेयरहाउस में रोबोट सामान उठा रहे हैं, एआई क्वालिटी चेक कर रही है। सरकार की कोशिश है कि जहां इंसान कम पड़ रहे हैं, वहां टेक्नोलॉजी उनकी जगह ले सके। लेकिन सवाल ये है कि क्या रोबोट इंसानों की पूरी जगह ले सकते हैं? तो जवाब है नहीं, क्योंकि रोबोट मशीन चला सकते हैं, लेकिन समाज नहीं चला सकते। वे उत्पादन बढ़ा सकते हैं, लेकिन नई पीढ़ी पैदा नहीं कर सकते। यानी टेक्नोलॉजी इस संकट को थोड़ा कम जरूर कर सकती है, खत्म नहीं। और यही कारण है कि चीन आज पॉपुलेशन और ऑटोमेशन दोनों मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यही कहानी खत्म हो जाती है, तो अभी एक और बड़ा झटका बाकी है। क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, इतने विशाल प्रोजेक्ट, इतनी तेज रफ्तार डेवलपमेंट, ये सब आखिर बना कैसे? पैसा आया कहां से? क्या चीन ने ये सब सिर्फ अपनी कमाई से बनाया, या इसके पीछे छिपा है कर्ज का ऐसा पहाड़ जो आने वाले समय में पूरी इकोनॉमी पर भारी पड़ सकता है? देखिए, जब भी कोई देश तेज रफ्तार से विकास करता है तो उसके पीछे सिर्फ मेहनत नहीं होती, पैसा भी होता है। और चीन ने पिछले कई दशकों में जितनी तेज गति से सड़कें, पुल, हाईवे, एयरपोर्ट, फैक्ट्री और नए शहर बनाए, उसके लिए खरबों युआन खर्च किए गए। और यहीं से शुरू होती है चीन के कर्ज की कहानी। ऊंची इमारतें मुफ्त में नहीं बनती, हजारों किलोमीटर लंबी बुलेट ट्रेन मुफ्त में नहीं बनती, विशाल
विशाल इंडस्ट्रियल पार्क और स्मार्ट सिटी भी आसमान से नहीं उतरते, इनके पीछे होता है अरबों खरबों का निवेश। चीन ने भी यही किया। स्थानीय सरकारों ने बड़े पैमाने पर कर्ज लिया, नए प्रोजेक्ट शुरू किए, जमीन बेची, नई टाउनशिप बनाई, उद्योग लगाए और उम्मीद की कि आने वाले समय में इकोनॉमी इतनी तेजी से बढ़ेगी कि सारा कर्ज आसानी से उतर जाएगा। शुरुआत में यही हुआ, इकोनॉमी तेजी से बढ़ी, एक्सपोर्ट बढ़ा, टैक्स बढ़ा, कंस्ट्रक्शन लगातार चलता रहा, लेकिन फिर रफ्तार धीमी पड़ने लगी। प्रॉपर्टी मार्केट कमजोर होने लगा, जमीन की बिक्री घटने लगी और स्थानीय सरकारों की आमदनी पर असर पड़ने लगा। यहीं से पूरा मॉडल दबाव में आ गया। 2026 की पहली तिमाही तक चीन की स्थानीय सरकारों पर लगभग 57 ट्रिलियन युआन से ज्यादा का दर्ज कर्ज था। अब 57 ट्रिलियन युआन सुनने में सिर्फ एक संख्या लगती है, लेकिन अगर इसे समझें तो ये इतनी बड़ी रकम है कि दुनिया के कई देशों की पूरी इकोनॉमी भी इसके आसपास नहीं पहुंचती। इसके अलावा कई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों का अनुमान है कि चीन का कुल नॉन फाइनेंशियल डेट उसकी जीडीपी के 300% से भी ऊपर पहुंच चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि चीन दिवालिया होने वाला है, लेकिन इसका मतलब इतना जरूर है कि अब नया विकास करना पहले जितना आसान नहीं रहा, क्योंकि जितना ज्यादा कर्ज होगा उतना ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा और जितना ज्यादा पैसा ब्याज चुकाने में जाएगा उतना कम पैसा नए विकास में लगेगा। यही वजह है कि आज चीन की कई स्थानीय सरकारें खर्च कम करने और नई योजनाओं पर सोच समझकर फैसला लेने को मजबूर हैं। लेकिन दोस्तों, अभी सबसे अहम सवाल बाकी है, क्या चीन सचमुच गरीब हो रहा है? क्या वहाँ सब कुछ बर्बाद हो चुका है, या फिर दुनिया को दोनों तरफ से आधी अधूरी तस्वीर दिखाई जा रही है? क्योंकि सोशल मीडिया पर आपको दो तरह की बातें सुनने को मिल जाएंगी। एक तरफ कुछ लोग कहते हैं कि चीन दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनने वाला है, दूसरी तरफ कुछ लोग दावा करते हैं कि चीन की इकोनॉमी खत्म होने वाली है। लेकिन सच्चाई इन दोनों बातों के बीच कहीं खड़ी है। अगर कोई कहे कि चीन पूरी तरह बर्बाद हो चुका है तो यह सही नहीं होगा, और अगर कोई कहे कि चीन में कोई समस्या ही नहीं है तो यह भी सच नहीं है। हकीकत यह है कि चीन आज भी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। उसके पास विशाल मैन्युफैक्चरिंग बेस है। दुनिया की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट इकोनॉमीज में उसका नाम आता है। करोड़ों लोग पिछले कुछ दशकों में गरीबी से बाहर निकले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी उसने कई ऐसे काम किए हैं जिन्हें पूरी दुनिया ने माना है। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा भी उतना ही बड़ा है। आज चीन का ग्रोथ रेट पहले जैसी रफ्तार नहीं दिखा रहा। प्रॉपर्टी सेक्टर दबाव में है, स्थानीय सरकारों पर भारी कर्ज है, युवा रोजगार को लेकर परेशान है, जन्म दर लगातार गिर रही है, काम करने वाली आबादी कम होती जा रही है और दुनिया की कई कंपनियां अब अपनी सप्लाई चेन का कुछ हिस्सा भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया और मेक्सिको जैसे देशों में भी फैला रही है। इसका मतलब यह नहीं कि चीन की फैक्ट्री बंद हो गई, बल्कि इसका मतलब यह है कि अब दुनिया सिर्फ एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहती। यानी जिस फैक्ट्री मॉडल ने चीन को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग किंग बनाया था, अब वही मॉडल पहले जैसी बढ़त नहीं दे पा रहा। लेकिन एक बात और समझिए, चीन इन चुनौतियों को हाथ पर हाथ रखकर नहीं देख रहा। वह एआई में निवेश कर रहा है, रोबोट टेक्नोलॉजी को तेजी से बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी, सोलर पैनल और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का नेतृत्व करने की कोशिश कर रहा है। यानी चीन सिर्फ पुरानी ताकत के भरोसे नहीं बैठा, बल्कि नई टेक्नोलॉजी की दौड़ में भी पूरी ताकत लगा रहा है। अब सवाल है, क्या इससे उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? शायद नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी कर्ज कम नहीं करती, टेक्नोलॉजी जन्म दर नहीं बढ़ाती, टेक्नोलॉजी लोगों का भरोसा वापस नहीं खरीद सकती और टेक्नोलॉजी समाज की हर समस्या का इलाज भी नहीं होती। यही वजह है कि आने वाले 10 से 20 साल चीन के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। अगर वह अपनी पॉपुलेशन क्राइसिस, डेट प्रेशर और एम्प्लॉयमेंट जैसी चुनौतियों को संभाल लेता है तो वह दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में बना रहेगा। लेकिन अगर इन समस्याओं पर काबू नहीं पाया गया तो उसकी ग्रोथ पहले जैसी तेज रहना मुश्किल हो सकती है। और शायद यही वजह है कि आज दुनिया चीन को सिर्फ उसकी इकोनॉमी से नहीं, बल्कि उसकी चुनौतियों से भी समझने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, जब कैमरा बीजिंग या शंघाई की चमचमाती सड़कें दिखाता है तो ऐसा लगता है कि पूरा चीन वैसा ही है। लेकिन किसी भी देश की असली पहचान उसकी सबसे महंगी इमारतों से नहीं होती, वह उसके आम लोगों से होती है। उन युवाओं से होती है जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, उन परिवारों से होती है जिनकी पूरी जमा पूंजी किसी अधूरे प्रोजेक्ट में फंस गई, उन बुजुर्गों से होती है जिनकी संख्या हर साल बढ़ रही है, और उन गांवों से होती है जहां से युवा शहरों की तरफ पलायन कर चुके हैं। यही असली रियलिटी है। इसलिए चीन को सिर्फ ड्रोन शॉट से मत देखिए, सिर्फ चमकती स्काईलाइन से मत आंकिए, सिर्फ बुलेट ट्रेन देखकर फैसला मत कीजिए, क्योंकि किसी भी देश की असली ताकत उसकी इमारतों की ऊंचाई से नहीं, बल्कि उसके लोगों के भविष्य से तय होती है। चीन ने दुनिया को चौंकाने वाला विकास जरूर किया, लेकिन उसी विकास के साथ उसने कुछ ऐसी चुनौतियां भी खड़ी कर लीं जिनका असर आने वाले कई दशकों तक दिखाई दे सकता है। यही है ड्रैगन की वह कहानी जिसे अक्सर सरकारी प्रचार में जगह नहीं मिलती। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या चीन आने वाले वर्षों में इन चुनौतियों से निकलकर पहले से भी ज्यादा मजबूत बनेगा, या फिर यही समस्याएं उसकी रफ्तार को धीरे धीरे कम कर देंगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए एवं वीडियो को लाइक कर शेयर करें। साथ ही ऐसी ही रोचक जानकारियों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मिस्ट्री ऑफ आर्यावर्त को, और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।